और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दतिया के दंगल में बीजेपी 1184 वोटों से आगे है। बार बार हम अटक रहे हैं क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी इस वक्त आगे चल रहे हैं। ईवीएम खुली और जो रुझान आया वो बीजेपी के पक्ष में आया। और आपको एक और चीज ये भी बता दें कि 900 से ज्यादा वोटों से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। आशुतोष तिवारी को 4411 वोट मिले हैं, जो फिलहाल काउंटिंग हुई है उससे जुड़ा ये अपडेट आपको दे रहे हैं। और घनश्याम सिंह को 3532 वोट मिले हैं, यानी डाक मतपत्रों में बीजेपी आगे थी और अभी ईवीएम की काउंटिंग में 900 वोटों से आगे है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि इस बार का जो ये चुनाव काफी दिलचस्प, भाजपा जीतती है तो क्या ये जीत आशुतोष तिवारी की होगी, क्या ये जीत संगठन की होगी, क्या ये उस जीत को श्रेय दिया जाएगा उस प्रयोग को जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी को बैक सीट पर बिठाया गया। निश्चित तौर पर चुनाव में जमकर ताकत झोंकी है नरोत्तम मिश्रा ने, और ये बात तो तय है कि भले ही टिकट ना मिला हो लेकिन चुनाव सचमुच नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बयानबाजियों में नरोत्तम मिश्रा हमेशा छाए रहे। और फिर उनके आंसू, जिन्हें लेकर भी दो अलग अलग मत हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है ये जनता का भाव है और कांग्रेस कह रही है कि शायद इस बार ये आंसू बीजेपी को बहा ले जाएंगे। तो देखिए, बड़ी खबर अभी तो यही है कि बीजेपी 1184 वोटों से फिलहाल आगे चल रही है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि दतिया का ये उपचुनाव 2028 के पहले अगर हो रहा है तो ये केवल एक सीट का सवाल नहीं है, केवल एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि कई दिग्गज, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनकी दांव पर लगी है साख। यहाँ पर बात नरोत्तम मिश्रा की भी हो रही है क्योंकि उनका भावुक अंदाज भी दतिया के मतदाताओं ने देखा, दतिया की जनता ने देखा। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा की वफादारी साबित करने का भी एक चुनाव इसे कहा जा सकता है। सामने तो वो आ गए थे पर्दे के मंच पर आकर बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार भी कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे थे। लेकिन अगर जीत गए तो बीजेपी उन्हें आगे बढ़ने का मौका देगी, यानी उनकी एक नई राजनीतिक दिशा करने का भी तय करने का मौका है। साथ ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकती है। लेकिन अगर बीजेपी हार गई तो पूरा ठीकरा नरोत्तम मिश्रा के ऊपर ही जाकर फूट जाएगा। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा जाए आपने। और निश्चित तौर पर एक बात ये भी होगी, एक ये राजनीतिक मैसेज भी जाएगा कि क्या दतिया के दादा को मुख्य लाइन से हटाना, क्या बीजेपी का ये प्रयोग निष्फल रहा, ये बात भी होगी अगर बीजेपी हारती है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी तो ईवीएम खुली है। करना पड़ेगा जी, मनोज जी हमारे साथ हैं। एक चर्चा और करना पड़ेगा कि हम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बहुत ले रहे हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आंसू। देखिए, आंसू की बात तो हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट रहा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मैं देख रहा था, हेमंत खंडेलवाल को देख रहा था, प्रभारी महेंद्र सिंह वहां पर लगे हुए थे। तो अंतिम दौर में जो शुरुआत में हम बात कर रहे थे, अंतिम 2-3 दिन जो बीजेपी खेला, मतलब खेला तो नहीं कहूंगा, खेल करती, मैं बदल दिया मेरा अंतिम 2-3 दिन में बीजेपी जो अपनी तैयारियां करती है उसका असर दिख रहा है कि पहले ही राउंड में एक अच्छी बढ़त ली है। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आंसू को भी यदि देखें तो मुझे लगता है उनके भाव को मतदाता ने उस रूप में ही लिया है। सहानुभूति, मतलब जो सहानुभूति कांग्रेस को मिलना चाहिए था वो अभी बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जल्दबाजी है, पर वहां का चुनाव बहुत अलग था, दिलचस्प था। ये बात सच है कि उनके चर्चा हुई है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, लेकिन बाद में 2-3 दिनों में वो चीजें थोड़ी पीछे जा रही थी और बीजेपी की तैयारी कुछ अलग दिख रही थी। उतनी ही तैयारी जीतू पटवारी लगे थे, दिग्विजय सिंह लगे थे, हम देख रहे हैं कि खुद उमंग सिंगार भी वहां पहुंचे हुए थे। दोनों दलों की तैयारियां बड़ी जोरदार थी। पर अब ये बता रहा है कि दूसरे राउंड में भी शायद कुछ मतों से, जो मेरे पास दिख रहा है, बीजेपी बढ़त बनाए हुए। बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। और जिस तरह से विवेक जी आपके पास आना चाहूंगी, बार बार बात हो रही है प्रत्याशी चयन को लेकर, दतिया के दादा को लेकर। एक बात ये भी कही जा रही है कि जिस तरह से संगठन में भी एक अलग चेहरा सामने आया, हेमंत खंडेलवाल जी आए, डॉक्टर मोहन यादव जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित तौर पर इससे पहले कि जो 3 उपचुनाव हुए हैं 2023 के बाद हम देखें, बीजेपी बढ़त लिए हुए हैं। 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 1 पर कांग्रेस जीती थी। क्या ये माना जाए कि संगठन एक साथ है, पूरा समन्वय है, सरकार की योजनाएं हैं, आपके लिए बहुत सारा मटेरियल था जिसको लेकर निश्चित तौर पर आप जनता के बीच गए भी होंगे। क्या ये माना जाए कि चुनाव इस बार सिर्फ नरोत्तम मिश्रा का नहीं था, बीजेपी की ताकत का भी है?
देखिए, निश्चित रूप से ये सर्वविदित है कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और वो सिर्फ किसी ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष के आधार पे वो चीज़ होती है, उसकी अपनी संगठन की, दल की एक अपनी राजनीतिक होती, एक अपनी रीति नीति होती है, एक विचारधारा होती है। तो एक ये विचार है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा विचार है जिससे जनता ने भली भांति आत्मसात कर लिया है। वो एक भारतीय जनता पार्टी पे जनता, देश की जनता पूरी तरह भरोसा जता चुकी है, कर चुकी है। विगत चुनाव में प्रत्येक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो आ रहे हैं लगातार, वो इस बात का प्रमाण है कि जनता को मोदी जी पे भरोसा है, डबल इंजन की सरकार पे भरोसा। और दतिया में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नीतियों पर और उन पर भरोसा है। और रही बात नरोत्तम मिश्रा जी की, तो निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा जी बहुत आदरणीय नेता वहां के रहे। उन्होंने दतिया को एक विकास धारा से जोड़ दिया था, तमाम विकास कार्य किए थे और उनके भावुकतावश जो आंसू गिरे थे, हम लगातार कह रहे हैं कि वो आंसू जो है कमलमय होकर खिलेंगे और वही परिणाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस एक बिखरी हुई कांग्रेस है। किस कांग्रेस की बात करते हैं मेरे आदरणीय साथी? मुझे मेरी समझ से बाहर है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस अलग है, जीतू कांग्रेस अलग है, अरुण यादव कांग्रेस अलग है, अजय सिंह, उमंग सिंगार कांग्रेस अलग है। तो ये बिखरी हुई कांग्रेस के बलबूते पे चुनाव लड़ना, और जिनकी अपनी कार्यकर्ता सुनते नहीं, बूथ पे बैठने वाले कार्यकर्ता इनके पास नहीं है। और अभी भी जो हालिया जो सामने परिणाम दिख रहे हैं, इसमें 10-12% का वोट प्रतिशत का विनिंग का अंतर दिख रहा है साफ ही। तो ये संकेत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जनता ने एक्सेप्ट किया है, जनता ने उसको आत्मसात किया है और वो विकास धारा के साथ परिणाम आने दीजिए सर, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं तो थोड़ा सा परिणाम आने दीजिए। रवि जी देखिए, जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय हैं, अगर आप सारे प्रवक्ताओं को देखो, इनके पास एक लाइन है, इनको लटा के भेजा जाता है कि तुमको ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। ये सब लोग एक ही भाषा बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है, कांग्रेस के नेताओं में एकता नहीं है। अरे अपने गिरेबा में झांको, कैलाश कहाँ जा रहे हैं, नरोत्तम कहाँ जा रहे हैं, और तुम्हारे जितने भी गोपाल भार्गव किधर पहुंच गए हैं, उन सबको देखा करो और फिर जब हमसे बात किया करो। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, 60 साल इस देश पर उन्होंने शासन किया है। और इस मध्य प्रदेश में भी ये अगर 15 साल जो हमारे बुरे विषय में बंटा ढार हुआ है ना, इसको अगर निकाल दिया जाए तो इस कांग्रेस पार्टी ने ही इस मध्य प्रदेश को बनाया है। वहाँ से जहाँ पे कि छोटी सी झुग्गियाँ होती थी, आज यहाँ अट्टालिकाएँ जो खड़ी की हैं वो कांग्रेस पार्टी ने की हैं। देश का जितना भी मुस्तकबिल है उसे बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ठीक है, कई लोग आ जाते हैं, रावण का राज भी आया था, उसने सोने की लंका बना ली थी, पर उसका हश्र क्या हुआ ये हर आदमी जानता है। तो इतना घमंड, इतना अभिमान न कीजिए, जनता की बात सुनिए। जनता सबसे बड़ी है। अभी आपने देखा ना दिल्ली में जब युवा सड़क पे आया तो कैसे बैकफुट में जाना पड़ा। तो समझदारी से काम करो, ज्यादा बड़े बोल मत बोलो। रावण के बोल नहीं रहे गुप्ता जी, तो आपके क्या रहेंगे? मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, मैं एक सीनियर आदमी हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। चैनलों पर बैठकर ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना कीजिए। चलिए, राम जहाँ राज तक कांग्रेस था, पार्टी की रावण बात राज है, था, जो भी था, जनता का मन पढ़ना इतना आसान नहीं है। और आप दोनों राजनीतिक दल अगर इसमें खुद को धुरंधर मानते हैं तो देखना होगा दतिया में आप मन पढ़ पाए या नहीं। हमारी सहयोगी पलक हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई है इलेक्शन रूम से। जी पलक, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल शुभांगी, जब से दतिया में उपचुनाव का बिगुल बजा है उसके बाद से दतिया में कई टर्निंग पॉइंट देखने को मिले हैं। एक एक करके मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना, क्योंकि हर तरफ ये था, बीजेपी के लोग सोच रहे थे, सारे लोग ये सोच रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट मिलेगा। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा का ही टिकट काट दिया गया और फिर उसके बाद नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो आया जिसमें वो प्रचार के दौरान भावुक होते हुए नजर आए, उनकी आंखों में आंसू नजर आए। एक वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और फिर उसके बाद कांग्रेस ने अवधेश नायक को मनाया, क्योंकि जब राजेंद्र भारती ने आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हुआ, कुछ बयानबाजी हुई, उसके बाद अवधेश नायक रूट के राजेंद्र भारती को हटा भी दिया गया। उसके बाद कांग्रेस ने अवधेश नायक को मनाया और जिसके बाद कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सामने। तो ये 4 जो टर्निंग पॉइंट है इस पूरे इलेक्शन में, जो री इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे लगता है ये सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट साबित हुए हैं। बिल्कुल पलक, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से टर्निंग पॉइंट्स पर हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस ने अवधेश नायक को मनाया। अवधेश नायक एक ऐसे साइलेंट फैक्टर
ये कहना गलत नहीं होगा कि जब अवधेश नायक अपना मन बदलने की बात कह रहे थे तो बीजेपी भी चाह रही थी कि मन बदल ले तो बेहतर होगा, क्योंकि पहले टिकट को लेकर रस्साकशी, फिर मौका नहीं मिला। अवधेश नायक का नाराज होना बिल्कुल लाजमी था। संदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप जी, क्या कहेंगे, अवधेश नायक को किस तरह से इस पूरी कहानी में आप किस किरदार के रूप में देखते हैं? देखिए, अवधेश नायक ने एक मिसाल पेश की है, क्योंकि पुराने भाजपाई हैं, वो उमा भारती के बहुत करीबी रहे हैं, राज्य मंत्री का दर्जा भी उन्हें रहा है बीजेपी की रिजिम में, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि प्रलोभन उन्हें नहीं मिला होगा, उनके पास बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता गए, कांग्रेस के नेता तो जा ही रहे थे, क्योंकि ये आशंका थी कि अवधेश नायक पाला बदल सकते हैं, कि उनका सीधा जो टकराव था, या यूं कहें कि उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी, वो नरोत्तम मिश्रा से थी। वो खुले तौर पे ये कहते थे कि नरोत्तम मिश्रा के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी, और नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो ये संभावना जताई जा रही थी कि शायद अवधेश नायक बीजेपी में आ जाएं। स्वाभाविक सी बात है, जो राजनीतिक दल सत्ता में है वो व्यक्ति को कुछ प्रलोभन भी दे सकता है, राजनीतिक भविष्य भी उसका सुरक्षित हो सकता है। लेकिन अवधेश नायक ने एक मिसाल पेश की कि भले ही वे पुराने बीजेपी के रहे हों, लेकिन वर्तमान में वो कांग्रेस के साथ थे, तो उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया, कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ रहे। अब देखते हैं कांग्रेस उनकी कितनी कदर करती है। यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि पहले भी मौका नहीं दिया कांग्रेस ने और इस बार भी नहीं दिया। क्या अवधेश नायक जी बेहतर हो सकते थे? घनश्याम सिंह की जगह क्या इस बार उतारा जा सकता था? देखिए, अवधेश नायक एक अच्छा चेहरा थे वहां पर। उसका कारण है कि साफ सुथरी छवि का नेता है वो, बीजेपी से जुड़े रहे हैं वो, उनके साथ बीजेपी लोगों का समर्थन भी है, और उन्होंने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जो राजेंद्र भारती ने चुनाव लड़ा था उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। एक अच्छा चेहरा हो सकता था, युवा चेहरा हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के अंदर की राजनीति है, मैं आपको एक बता दूं, ये कांग्रेस की अंदर की जो राजनीति थी उसने घनश्याम सिंह को मौका दिलाया। वो व्यक्ति जो सेवड़ा से 2 बार हार गया, उसको दतिया लाने की क्या जरूरत थी आपको? मैं नतीजों पे नहीं जा रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि राजनीतिक तौर पे आपको अगर नए चेहरों को मौका देना है, क्या आपको पुरानी परंपरा पर चलना है? मैंने ये सवाल किया भी था कि आप युवाओं को लेकर बीजेपी पर अगर तंज कसते हैं तो फिर युवा चेहरे को आपने दतिया में क्यों नहीं उतारा? शायद ये भी एक प्रयोग हो सकता था अगर संगठन मजबूत है। रवि जी हमारे साथ मौजूद है। जी रवि, एक सवाल ले लूं संदीप? जी बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण है। संदीप भाई, आप उसी बुंदेलखंड से आते हैं, और जो मेरे पास खबरें हैं कि बीते 4 चुनावों में जो पहला राउंड रहा उसमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। ये पहली बार है उपचुनाव में कि पहले राउंड से ही बीजेपी ने बढ़त ली है। जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये राजेंद्र भारती इसका कारण है, या फिर जो कांग्रेस बीजेपी दोनों के भीतर से ऐसा कहा जा रहा था कि वहां भी थोड़ा सा सेप्टेज हुआ होगा, कांग्रेस के भीतर से भी हुआ होगा, लेकिन क्या बीजेपी इसको पाट पाने में सफल दिखाई दे रही? पहले राउंड से ही बढ़त ली है आशुतोष तिवारी ने। आप वहां की नब्ज को समझते हैं? देखिए मनोज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बीजेपी पहले राउंड में बढ़त नहीं लेती थी, लेकिन दतिया की परिस्थितियों को जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि आधी बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकी थी और कांग्रेस बीजेपी की तरफ झुकी थी। आशुतोष तिवारी के साथ एक अच्छी चीज रही कि वो नया चेहरा, पहला चुनाव। हमेशा राजनीति में या मतदाता वो देखता है कि नया कौन है, जिस पर किसी तरह का राजनीतिक दाग नहीं है। अगर आप पर दाग नहीं है तो आपके लिए राह बहुत आसान हो जाती है। मैं अगर तुलना करूं अवधेश नायक और आशुतोष तिवारी की, तो अवधेश नायक अच्छी फाइट देते नजर आते शुरू से ही। घनश्याम सिंह का प्रयोग किया है तो नतीजे बताएंगे घनश्याम सिंह कितने सफल हुए, लेकिन जब लोग एक ही चेहरे को लगातार देखते हैं और वो क्षेत्र में वो नहीं कर पाता जिसकी जनता अपेक्षा करती है, तो मुझे लगता है कि उसको किनारे करने की कोशिश होती है। अगर कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि और अगर आशुतोष तिवारी आज जीत जाते हैं तो ये माना जाए कि वो थलापति विजय बन जाएंगे दतिया के। पहली बार चुनाव जीते। नहीं, स्वाभाविक सी बात है कि आने वाला भविष्य आशुतोष तिवारी का बड़ा उज्जवल होगा अगर वो चुनाव जीतते हैं तो, क्योंकि पृष्ठभूमि उनकी संघ की है। पार्टी ने उन्हें कुछ ना होते हुए एक निगम बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था, फिर इसके बाद वो संगठन मंत्री रहे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर ये चुनाव जीतते हैं आशुतोष तिवारी, तो बुंदेलखंड की राजनीति में एक नया चेहरा होगा। और खास बात यह है कि वो ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्हें अवसर कहीं ज्यादा मिल सकता है। हाँ, लेकिन कांग्रेस इसी को तो मुद्दा बना रही है ना सर, के नए चेहरे को उतार दिया, ऐसा चेहरा जिसे कोई पहचानता भी नहीं है। मनोज जी आपसे सवाल, उसके बाद मैं रवि जी के पास जाऊंगी। अभी जिस बात का जिक्र किया है संदीप जी ने कि अवधेश नायक को मौका क्यों नहीं मिला,
और आपको याद होगा दिग्विजय सिंह ने जो बातें कही थी, जिसका जिक्र खुद अवधेश नायक ने बंसल न्यूज से बातचीत में किया था, कहा था कि दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं मैंने बाई इलेक्शन में भी टिकट मांगा था तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा ना हो, तुम जीत जाओ तो तुम वापस बीजेपी में चले जाओ। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि अवधेश नायक को अपनी ईमानदारी पार्टी के प्रति प्रूफ करनी थी, तो वो लगातार प्रचार करते रहे, डटे रहे, जिसकी तारीफ संदीप जी कर रहे हैं, और फिर 2028 भी मैटर करता है इस उम्मीद में कि शायद हो सकता है 28 में मुझे कांग्रेस से टिकट मिल जाए। देखिए इसमें दो कारण, एक तो ये कि जैसे ही टिकट कटा नरोत्तम मिश्रा का, तो जो मेरे पास खबरें हैं, बिल्कुल अब रवि भाई नहीं मानेंगे उस बात को, लेकिन बिल्कुल पुख्ता खबर है जी कि घनश्याम जी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। अच्छा, नहीं लड़ना चाह रहे थे, हाँ, इसलिए क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वहां चुनाव मैदान में रहेंगे। लेकिन इसीलिए। जैसे ही ये तय हो गया कि उनका टिकट कट गया है, हाँ। तो घनश्याम ने खुद आगे बढ़कर कहा कि अब मुझे टिकट दे दीजिए, और वहीं से राजेंद्र भारती वर्सेस घनश्याम का खेल शुरू हुआ। राजेंद्र भारती नहीं चाह रहे थे, राजेंद्र भारती ये चाह रहे थे कि अवधेश नायक को टिकट दे दीजिए। जी। एक तो दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों राजेंद्र भारती भी और अवधेश नायक, तो ये एक वजह थी। दूसरी बात यह है कि राजेंद्र भारती इस बात को समझ रहे थे, क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा है, हाँ। तो वो चाह रहे थे कि घनश्याम को टिकट नहीं मिले। अब आखिर अवधेश नायक को क्यों टिकट नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जो आप कह रही हैं वो वजह रही घनश्याम सिंह के टिकट में। ऐसा कहते हैं दिग्विजय सिंह की बड़ी भूमिका रही है, और जिस तरह वो और जयवर्धन सिंह चुनाव में दिखाई दे रहे थे जी, तो ये उनका ही टिकट माना जा रहा। और अंतिम दौर में फिर घनश्याम सिंह का टिकट हुआ, इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है सियासी तौर पर, बाकी चुनाव में नहीं होता, कि नरोत्तम मिश्रा और घनश्याम जी के संबंध भी बड़े अच्छे। जी रवि जी, देखिए बहुत सारे, मैंने कहा ना इफ बट किंतु परंतु बहुत सारी बातें हैं, ये सब हमारे आकलन है, ये अपनी अपनी बातें हैं। पर पार्टी के लेवल पे जब हम किसी उम्मीदवार को, प्रत्याशी का चयन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि घनश्याम जी को जो टिकट दिया गया है निश्चित रूप से उनको मेरिट के आधार पर दिया गया है, और अभी ये उपचुनाव है, अभी जो आम चुनाव है वो 28 में होंगे, और उस समय हम अपने युवाओं का भविष्य तय करेंगे, उस समय उनको आगे लाने की पूरी बात करी जाएगी। तो अभी जो चुनाव था इसमें एक अनुभवी व्यक्ति को, जो उस क्षेत्र की जनता के साथ रचा बसा हो, जिसकी हर घर में पेट हो, एक ऐसे व्यक्ति को हमको लाना था जिसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी भी हो। तो निश्चित रूप से एक अनुभवी व्यक्ति को, परिपक्व व्यक्ति को अवधेश हमने नायक दिया है। जी और घनश्याम जी दोनों की उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगी फिर? देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि युवाओं का आगे आने वाला भविष्य जो है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर बहुत उज्जवल है। चलिए मनोज जी और संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। दतिया के टर्निंग पॉइंट हमारी सहयोगी ने बताए थे, और अब मेरा सवाल, पहले संदीप जी मैं आपके पास आऊंगी, फिर मैं मनोज जी से लूंगी सवाल। ये दतिया का टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है? नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना, नरोत्तम मिश्रा के आंसू, कांग्रेस ने अवधेश नायक को मनाया, या कांग्रेस की गुटबाजी सामने आना? संदीप जी, देखिए इन चारों में से कौन सा? सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट नरोत्तम मिश्रा के आंसू। राइट, ठीक है मनोज जी आप? निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा के आंसू, लेकिन इसके साथ जोड़ना पड़ेगा गुटबाजी। यानी दोनों तरफ थी, दोनों तरफ। लेकिन वो गुटबाजी साधने में कामयाब रही, जैसा हमेशा बीजेपी करती है। और कांग्रेस की गुटबाजी इतनी हुई कि परिणाम आने से पहले ही गुटबाजी दिखाई देगी, बाहर कर दिया राजेंद्र भारती। और यही गुटबाजी का असर, यही लाभ यदि बीजेपी जीतती है तो वो मिलने जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी के कुछ समर्थक हो सकता है कि नाराज बताए गए हों, लेकिन उससे ज्यादा कहीं नुकसान राजेंद्र भारती ने कर दिया, यदि ऐसा होता है। बिल्कुल। विवेक जी क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी तो लगातार ये मानती भी है और जनता भी ये देख रही है कि कांग्रेस एक रचनात्मक विपक्ष का दर्जा भी खो चुकी है, क्योंकि उसके अंतर कलह, गुटबाजी, इस तरह से बेशर्माई का रूप जनता के सामने है। महिलाओं, युवाओं के प्रति उनके कांग्रेस अध्यक्ष खुद ही युवाओं को उनकी सुनते नहीं है। 22 एनएसयूआई अध्यक्ष को वो नोटिस देना पड़ता है, उनके कहने से प्रदर्शन नहीं होते। तो कांग्रेस का तो एक नेतृत्वहीन और मुद्देविहीन पार्टी हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है। चाहे नरोत्तम मिश्रा हो या उस फैक्टर के कारण उपजी थोड़ी बहुत नाराजगी हो, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हो, उसको कंट्रोल भी किया, क्योंकि उसकी एक रीति नीति है, संगठन का एक अनुशासन है। वहाँ के बड़े नेता वहाँ लगातार वहाँ सक्रिय रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जानता है कि जो भी मसले हैं उसके अपने घर परिवार के मसले हैं। कांग्रेस में ये सब है ही नहीं। कांग्रेस में तो
दिग्विजय सिंह जी के निकटतम कोई है, संबंधी है घनश्याम सिंह जी, उनको इस आधार पे टिकट दे दिया जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में आधार सिर्फ योग्यता होती है, समीकरण जो भी होते हैं वहाँ के तात्कालिक होते हैं। निश्चित रूप से आशुतोष तिवारी इस पैमाने पे खरे उतरते थे, इसलिए उनको यहाँ से और लड़ाया आप गया। जिन भावनाओं का जिक्र कर रहे हैं विवेक जी, सुधार करना चाह रहा था छोटा जी। सा। राजेंद्र भारती को लेकर मैं शायद बोल रहा था, ब्राह्मण बोल गया हूँ। हाँ। तो वो चौरसिया मतलब ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। हाँ। अवधेश नायक ब्राह्मण, लेकिन हाँ। अवधेश नायक और राजेंद्र भारती की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। हाँ, और भावनाओं की ज्वार की जिसकी आप बात कर रहे हैं विवेक जी, आप कह रहे हैं कि सब कुछ हमने सही कर लिया, हमने सबको एकजुट कर लिया, लेकिन जिन नरोत्तम मिश्रा के लिए कार्यकर्ताओं का समर्थकों का ज्वार जो है वो बहा था, वही नरोत्तम मिश्रा कामयाब हुए उस ज्वार को सही करने के लिए भी। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये बात तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विश्वास भी यही रहा है और उसकी रीति नीति भी यही रही है हाँ। कि नरोत्तम मिश्रा जी की यदि कोई भावना, उनके प्रति उनके समर्थकों की कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया तात्कालिक रूप से आई, हाँ। तो वो एक तात्कालिक क्षण था जिसे हमने निश्चित रूप से आंसू के परिवार अलावा में बैठकर उसमें सामंजस्य बनाकर एक सप्लीमेंट इसमें मैनेज भी किया है। विवेक जी एक सप्लीमेंट इसमें, आंसुओं के अलावा एक बात भी आई थी, नरोत्तम मिश्रा जी का एक और भाव आया था कि मेरा टिकट आशुतोष तिवारी काट दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्षमता नहीं है उनकी उनमें क्षमता ही औकात नहीं है। है। ये नहीं भाव सर, नहीं सर, क्षमता। औकात तो नहीं, क्षमता, औकात तो क्षमता। नहीं थी। अंतर है देखिए सर। उसका आशय समझना होगा। उसका सीधा साधा एक ही भाव था, वो कार्यकर्ताओं को समझाइश दे रहे थे कि शीर्ष नेतृत्व टिकट भारतीय जनता पार्टी में अच्छा, उन्होंने तय ये भी करता कहा था है सर। और उसके बाद हर कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। जबकि आपने दूसरी ओर देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तो कुछ दिन पहले से ही मंचों से भाषण देके, अराजक भाषण देके कि मैं पुलिस एसपी समझ ले, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कौन नहीं दे रहा है सर? सब तो दे रहे हैं। नहीं, प्रशासन पे हार का ठीकरा फोड़ने की भूमिका हाँ। जीतू पटवारी शुरू से बना रहे थे। परिणाम आज है, उसके पहले ही राजेंद्र भारती जी के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई जो हुई है वो जनता के सामने है। तो कांग्रेस और बीजेपी में यह अंतर बड़ा आराम से देखा जा सकता है और इसको अच्छा जनता और आप तय कर रवि जी, सकते हैं। ये सवाल मेरे मन में भी आया था कल रात को, जैसे ही ये खबर आई कि राजेंद्र भारती जी की सदस्यता आप लोगों ने हटा दी है, आपने पार्टी से हटा दिया, काउंटिंग डे का इंतजार और कर लेते आप, ये बाद में भी हो सकता था। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी आप भाजपा प्रवक्ता जी की बात सुन रहे थे, इसमें एक बड़ी पुरानी कहावत है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंडा मेरे बाप का। नरोत्तम मिश्रा कुछ भी करें, कुछ भी तरह की बातें करें, हम वो तो हमारे गले के हार हैं। और कांग्रेस पार्टी में अगर थोड़ा सा बुलबुला भी फूट जाए तो अरे साहब जलजला आ गया समुद्र, और एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें कोई एकता ही नहीं है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। अब इनको कौन समझाए? इतने नादानी मत करो। नादानी ये है जनता के सामने, दतिया की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने ये बात एक दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह है कि नरोत्तम मिश्रा ने वहाँ पे सबोटेज किया है। आपकी पार्टी में अगर वो रोए हैं खड़े होके तो समझ लीजिए कि उनके दिल में कितना दर्द होगा। जिस आदमी ने इस पार्टी को बनाने के लिए क्या नहीं किया, लाखों लाख मैं समझता हूँ जतन किए हैं जिस आदमी ने। आज जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है उसको बनाने के लिए इस प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा ने बहुत बड़ा काम किया था। निश्चित रूप में आपने जब उनको दरकिनार किया तो उनके आंख से आंसू तो निकलेंगे ही कि आप क्या कर रहे हो, ये क्या पार्टी है भैया, इसके लिए हम क्या काम करें। तो ये मैसेज जो है दतिया की जनता को उन्होंने दिया है। नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू को ज्यादा कांग्रेस समझ पा रही है, राजेंद्र भारती ये तो कोई भी समझ जाएगा। हाँ। आप महिलाएं तो इस आंसुओं की परिभाषा को बहुत अच्छे से समझती हैं, तो आप तो जानती हैं कि अगर आंसू निकले हैं तो आंसू कहां तक निकले हैं और इस चुनाव के परिणामों में दिखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नरोत्तम मिश्रा जी अगर बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है तो राजेंद्र भारती भी तो आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट होंगे ना सर, जिन्हें सस्पेंड कर दिया पार्टी ने। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। पर हमने ये कहा कि अगर उन्होंने अनुशासनहीनता की है, अगर उन्होंने कहीं पर पार्टी को सबोटेज किया है, पार्टी के खिलाफ काम किया है, तो वो अक्षम्य अपराध है। ठीक है, मैं आती हूँ सर आपके